नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केआर लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जो है चैप्टर नंबर 2 को लेकर चल रहे थे, जो है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। लास्ट में हमने 2 वीडियोस देखी इस चैप्टर की, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियोज में देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था इंडिकेटर, सूचक या रंजक क्या होते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ने के बाद अब जो अपना हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है अपना अगला जो टॉपिक है वो है अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में, कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, या अम्ल क्षारों को जब धातु, अधातु, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स के इनके संपर्क में लाते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं। तो उन रासायनिक गुणों को हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इनके रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या आपने हेडिंग डाला इसके? अब देखो इनके अंदर हम कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, किन किन के साथ अम्ल और क्षारों की क्रिया कराते हैं और क्या रिएक्शन होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिए अम्ल और क्षार की, अम्ल व क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। ये आप हेडिंग डाल लीजिए। तो क्या होता है जब अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक है, अभी हम एक नॉर्मल, एक कॉमन परिभाषा में इनका अर्थ देख लेंगे, इनके बारे में कि क्या होता है जब अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखो, जब अम्ल और क्षारों की धातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बार आपको मैं शब्द समीकरण के रूप में लिख लेता हूं, अम्ल या क्षार। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो और किसके साथ क्रिया, धातु के साथ, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस बनती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अम्ल या क्षारों की क्रिया किनसे कराते हैं, धातुओं के साथ, तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर है? तो एक बार परिभाषा हम यहां लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों को एक अंतर के रूप में दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। अम्लों के साथ भी क्रिया करा देंगे, क्षारों के साथ भी क्रिया करा देंगे और एग्जाम्पल हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे जब अम्ल या क्षारों की क्रिया धातुओं के साथ कराई जाती है, साथ कराते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है भाई, यहां पर एक कॉमन हम रिएक्शन लिख लेते हैं, अम्ल या क्षार प्लस किससे करा रहे हैं, धातुओं से, और क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहां पर एक कॉमन हो गई। ठीक है, अब अपन अम्लों के साथ धातु की क्रिया कराकर उनका एग्जाम्पल देख लेंगे और क्षारों के साथ भी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, जो इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, और वो कैसे बनेगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर इस प्रकार का आप, चलो एक बार ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम पूरे में लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखा भाई, आगे देखते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है,
तो देखो हमको क्या है, अपना टॉपिक अम्ल और क्षारों के साथ क्रिया। तो इस प्रकार क्या है कि हम एक दोनों तरफ एक साइड अम्लों की करा देंगे, एक साइड क्षारों की, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि जब, ये लो ऊपर लिख देते हैं, अम्लों के साथ क्रिया, ठीक है। और यहां लिख दीजिए क्षारों के साथ क्रिया। किसकी? धातुओं की करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण व कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इजी, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार हिंदी में सब समीकरण लिख लेते हैं। अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर जी लगा देंगे गैस के लिए। भौतिक अवस्था भी लिखनी है हमको साथ में, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl अम्ल का। क्या? कि जब HCl अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? किससे कराते हैं भाई? धातु कोई सी भी धातु ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, आप सिल्वर ले लो, ठीक है। AgAu कोई सा भी धातु ले सकते हो। तो हम यहाँ पर जिंक धातु ले लेते हैं, चलो, ठीक है। जिंक धातु हमने यहाँ पर ले लिया। अब जिंक की क्रिया कराए तो जिंक धातु यहाँ पर क्लोरीन के साथ निकल जाता है, ZnCl, क्लियर। अब हमको चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने क्या है, 2 लगा रखा है। तो यहाँ क्या बना? H2। चलो 2 को भी हटा दो, ये गैस बनी, ठीक है। ये जो है अपनी रिएक्शन हुई किसके मुताबिक? इसके मुताबिक। जब अम्ल और अम्लों की धातुओं के साथ क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लियर है? वही बन रहा है। ZnCl एक लवण है और हाइड्रोजन गैस है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम, संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने? 1 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ये लो, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब यहां पर क्लोरीन भी 2 हो गए, सबको पता है क्लोरीन 2 हो गए। तो यहां पर क्लोरीन 1 है, 2 करने के लिए इनको भी क्या है? 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या है? 2 से गुणा या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या है? जिंक तो 1 है और यहां 2 है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए क्या कर देंगे? इसके आगे भी 2 लगा देंगे और ये अपनी रिएक्शन संतुलित हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम अब दूसरा एसिड ले लेते हैं, मान लो HNO3 ले लेते हैं, HNO3। धातु ले लेते हैं हम Ag, सिल्वर धातु ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? AgNO3 प्लस H2 गैस है। क्लियर है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। और क्षारों के साथ भी वही सेम रिएक्शन होगी, वही सेम प्रक्रिया होगी, ठीक है। संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना संतुलित है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको बोलते हैं सिल्वर। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो ये हुआ अपना अम्लों के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखनी है,
आपने सुना होगा कि अम्ल या दही जैसे खट्टे पदार्थों को धातुओं के पात्र जो है, उन बर्तन जो है, उनमें क्यों नहीं रखा जाता है? तो वो जो कहा जाता है वो इसी के आधार पर कहा जाता है कि धातु जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके विषैले लवण, क्या विषैले लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब वो लवण क्या है, उनका यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसी कारण अम्ल या दूध, वो दही जैसे खट्टे पदार्थों को धातु के पात्र में या धातुओं के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अम्ल या खट्टे पदार्थ जो है वो धातु के साथ क्रिया करके, उस धातु के पात्र के साथ क्रिया करके क्या है, विषैले लवण बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, जिसके कारण उनके सेवन से वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये अभी हम लिख लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा ये मिटाकर साफ करके इसके बारे में हमें लिखना है यहाँ पर एरो लगाकर। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। इसीलिए खट्टे या अम्लीय, चलो हम क्वेश्चन के रूप में इसको आगे लिख लेंगे, क्लियर है, क्योंकि यहां पर जगह भी नहीं है, फिर ठीक से हमको दिखेगा भी नहीं। अब हम क्षारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, वही रिएक्शन होगी जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्षार प्लस धातु क्या हुआ, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो मुक्त हो जाती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपका NaOH क्षार ले लेते हैं, क्या NaOH क्षार। अब देखो यहां पर एक कंडीशन मैं आपको बता दूं इस एग्जाम्पल को लिखने से पहले। ठीक है, देखो सभी धातुएं, क्या सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। केवल जिंक धातु जो है वो क्षारों के साथ क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जिंक धातु के अलावा कोई सी भी धातु क्षारों के साथ क्रिया नहीं कर सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अम्लों के साथ क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये खट्टे पदार्थों को पात्रों में नहीं रखा जाता है, विषैले बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि क्षारों के साथ सभी धातुएं क्रिया नहीं करती है, केवल जिंक धातु जो है वो क्षारों के साथ क्रिया करके क्या है, कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, अर्थात क्रिया नहीं करती है। केवल जिंक धातु ही क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस क्षारों की या इस टॉपिक की। ठीक है, जो आपको बतानी जरूरी थी और यहाँ पर ये ध्यान भी रखनी है। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं NaOH क्षार ले लेते हैं, क्या 2NaOH या NaOH।
ठीक है। और अपनी जो सीमा है, लिमिटेशंस क्या है, सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया नहीं करती है, केवल जिंक धातु ही, कौन सी, जिंक धातु ही क्रिया करती है, तो जिंक से ही कराएंगे हम, ठीक है। और क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो अभी क्रिया को देख लेते हैं हम, संतुलित है या नहीं है। इधर सोडियम कितने हैं, 1 है, इधर 2 है, इसको संतुलित कर लेते हैं पहले, तो 2 लगा दिया, हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं इधर, इधर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, ये संतुलित है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, वो भी बैलेंस है। इधर जिंक देख लेते हैं, जिंक कितना है, 1 है, ये 1 है, मतलब अब रिएक्शन हमारी संतुलित है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल हम इसके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये लाइन कहती है कि सभी धातु क्रिया नहीं करती है, केवल जिंक धातु ही करेगी। अब यहाँ पर क्षार आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, तो क्षार कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन धातु हमेशा जिंक होगी, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक है, ये सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस है। तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्लियर है, ये अपना टॉपिक हुआ अम्ल क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया वाला, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिए, देख लीजिए, हो गया भाई, ठीक है। अब अपन आगे एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप यहां पर क्वेश्चन कीजिए, बताइए कि अम्लीय या खट्टे पदार्थों को धातु के पात्रों में क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया, क्योंकि अम्ल जो है, क्या अम्लीय पदार्थ अम्लीय है, ठीक है, अम्ल होते हैं। तो अम्ल जो है ये धातु से क्रिया कर लेते हैं, वो जो पात्र है, और क्रिया करके क्या है, विषैले लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसीलिए क्या है कि जो अम्लीय पदार्थ है उनको धातु के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। तो आंसर हम लिख लेंगे, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन चलो बाद में लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे क्योंकि अम्ल या अम्लीय पदार्थ धातु के पात्र से क्रिया करके विषाक्त लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। अतः इसलिए अम्लीय पदार्थों को धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए।
ठीक है, रिएक्शन देना चाहो तो आप रिएक्शन दे सकते हैं, अम्ल प्लस धातु इजिकल टू क्या हो जाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे आपका लैक्टिक अम्ल है, या इस प्रकार आप रिएक्शन दे सकते हो। और कोई एग्जांपल देना चाहो तो जैसे आप ये ले लो दही, ठीक है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, धातु का पात्र किसका है, आयरन का। ठीक है, आयरन का धातु का पात्र इसमें रख दिया तो ये क्या है, विषैला हो जाता है, दही जो बनेगी, ठीक है, वो जो दही है वो क्या है, विषाक्त हो जाएगी। ठीक है, चलो हम एक वैसा ही रिएक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसा तो हमने लिख ही लिया है, जैसे HCl वाला ही ले लेते हैं आपकी बुक का, ठीक है, या H2SO4 अलग ही ले लेते हैं, H2SO4 प्लस आयरन, यहाँ बन जाएगा आपका FeSO4 प्लस H2। क्लियर है, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। आयरन है ये फेरस सल्फेट। तो इस प्रकार जो है हम इसकी रिएक्शन दे सकते हैं। क्लियर है, एक बार देखिए जल्दी से। देखा भाई, चलो अब अपन आगे चल के एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण या पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण या पॉप टेस्ट, पॉप परीक्षण या पॉप टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक नंबर में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। किस प्रकार पूछा जाएगा कि समझाइए या बताइए कि हम जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता किस प्रकार लगाते हैं या किस प्रकार लगाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का हम किस प्रकार या किस प्रयोग की सहायता से हम पता लगा सकते हैं, समझाइए, चित्र के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं पहले तो कि जो अपनी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी अम्ल और धातुओं के साथ क्रिया के बाद, ठीक है, तो इसका परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उस हाइड्रोजन गैस के समीप या पास में कोई जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लाते हैं तो वो जो हाइड्रोजन गैस है एक छोटे से विस्फोट या पॉप की ध्वनि, जिस प्रकार एक बुलबुला फूटता है ना, पप देसी नहीं, ठीक है, पप की तरह, ठीक है, तो वो हल्के से विस्फोट या पॉप की ध्वनि के साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस एक छोटा सा विस्फोट करती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि वो जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब हम एक चित्र के द्वारा इसको देखते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी है, तो आप ये चित्र बना लीजिएगा। ये आपकी हो गई टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहां बना लेते हैं एक पात्र, ठीक है। इस पात्र में ये जो विलयन है किसका है, साबुन का विलयन है। प्रयोग द्वारा हम देख रहे हैं, तो इस नली को इसमें से गुजारा जाता है, किसमें, साबुन के विलयन में से। तो इस साबुन के विलयन में से क्या है, हाइड्रोजन गैस के, ये जो है इसमें ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अभी मैं आपको चित्र में बता रहा हूँ। ये जो बुलबुले हैं ऊपर उठते हैं, जब इनके समीप क्या है, किसको लाया जाता है, माचिस की तीली को, या मोमबत्ती ले लेते हैं,
ठीक है, ये क्या है, मोमबत्ती है। तो ये क्या है, एक हल्का सा विस्फोट के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप की ध्वनि या हल्के से विस्फोट के साथ क्या है, जलती है, ठीक है, या हल्का सा विस्फोट करती है, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं ये जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी मोमबत्ती, कैसी जलती हुई जलती हुई मोमबत्ती। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का विस्फोट। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। ये साबुन का जलीय विलयन का विलयन। ठीक है, पात्र है ये। अब देखो कैसे, वो किस प्रकार रिएक्शन होती है। तो देखो इस परख नली में हम क्या है कि अम्ल लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया अम्ल, कौन सा, कोई सा भी अम्ल, चलो हम इसको नाम दे देते हैं आपका HCl अम्ल। ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल भरा हुआ है HCl, और इस अम्ल में हम डाल देते हैं अब जिंक के टुकड़े, जिंक धातु जो है उसके टुकड़े, किसके, जिंक धातु के। ये आप ध्यान रखना, ये किसके हैं, जिंक के टुकड़े के टुकड़े। तो जब इन जिंक धातु के टुकड़े को इनमें डाला जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या है, ये दोनों अम्ल और धातु आपस में क्या है, क्रिया करते हैं। क्रिया करके क्या है, लवण बनेगा, और क्या है, हाइड्रोजन गैस ऊपर उठेगी। और ये हाइड्रोजन गैस जो है इस परख नली की जो ये नलिका है इसके सहायता से उसको कहाँ पर ले जाया जाता है, साबुन के जलीय विलयन में। और साबुन के जलीय विलयन में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठती है। ठीक है, और उन बुलबुलों के समीप जब हम जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली को लेके आते हैं तो वो क्या है, ये जो बुलबुले हैं, ये बुलबुलों में उपस्थित हाइड्रोजन गैस है वो पॉप की ध्वनि के साथ एक हल्के से विस्फोट के साथ क्या है, जलती है, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो गैस है कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। तो यहां पर हम चित्र में लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा लिखना है, क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के समीप जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यह गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का या पॉप परीक्षण का को हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए इसको। ठीक है भाई, देखा हमने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ अम्ल और क्षारों की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि उनको भी पता चले या जो नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो भी इनका लाभ ले सकें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।